हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज फिर हम टॉपिक लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्पेशली दोस्तों, आज का चैप्टर उनके लिए है जो ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा टफ है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दोस्तों, मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आप डेली हमारा ये चैप्टर का वीडियो देखेंगे तो मैं ये कहता हूँ चैलेंज के साथ दोस्तों चुटकी बजा के आप लोगों का ये चैप्टर बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज हम अपना ये चैप्टर। और ये चैप्टर हमारा बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर चलेगा। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और एडवांस की ओर चलेगा। ओके, तो दोस्तों बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम छोटे छोटे पार्ट इस चैप्टर पर हम लेके आएंगे, जब तक नहीं छोड़ेंगे इस चैप्टर को, जब तक पूरा चैप्टर ये खत्म नहीं हो जाता। तो दोस्तों, स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको ज़्यादा डर लगता है इस चैप्टर से। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली में देखा जाए भाई तो एक तरीके के ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कोऑर्डिनेशन से बनते हैं, कोऑर्डिनेट करके बनते हैं। कैसे बनते हैं? कोऑर्डिनेट्स से बनते हैं, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से बनते हैं। ओके, एक दूसरे के सहयोग से बनते हैं। कहा जाए तो एक दूसरे के दोनों हेल्प करके बनते हैं। कहें तो अगर हम सिंपल एटम में अगर हम इसको डिफाइन पर्टिकुलरली साइंटिफिक वे में डेफिनेशन देते हैं तो डेफिनेशन हमारी क्या होगी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें मेटल एटम इज बाउंडेड a number of anions and neutral molecules। सिंपल सी चीज है दोस्तों। हमने कहा गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज कंपाउंड्स in which metal atom is bounded। ऐसा क्या होता है इसमें? ये होता है कि मेटल एटम बाउंड होता है, घिरा हुआ रहता है सभी से। किससे? न्यूट्रल स्पीसीज से या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, या फिर हम कह सकते हैं कि एनायन से घिरा होता है। ओके, समझ के चलेगा एक एक चीज। एनायंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बाउंडेड होता है। माना हमने ले लिया CO, ले लिया CO कोबाल्ट है। ओके, हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनाते हैं। तो कहेंगे क्या कि CO जो है वो काफ़ी सारी स्पीसीज से घिरा होगा। मान लीजिए कि देखिए इस टाइप से अगर हम बना दिया जाए, अगर हम कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने सिंपली देखो भी समझ में आ जाएगा। CONS3 का थ्राइस एंड Cl3। दोस्तों हमने ये फॉर्मूला लिख देते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो हम ये कहेंगे कि CO जो होगा, ये कोबाल्ट जो है वो NH3 से भी घिरा हुआ है और Cl से भी घिरा हुआ है। बाउंडेड होता है किससे? CO जो बाउंडेड होता है, देखिए दोस्तों अगर हम बात करें इसका, CA जो बाउंडेड होगा वो किस किस से होगा? NH3 से भी बाउंड होगा और किससे भी बाउंड होगा? ये Cl से भी बाउंड होगा, Cl। क्लियर ना? हाँ, तो हमने कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें मेटल एटम किससे बाउंड होता है? काफ़ी सारे नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और द एनायन से बाउंड होता है। इसी टाइप के कंपाउंड को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। इनको क्या भी कहा जाता है? दे आर ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ओके, चलिए अगर हमने कहा कि ये Cl है, ये CO जो गिरा है NH3 और Cl से घिरा हुआ है, तो हमने कहा गया कि इसमें क्या बोलेंगे? इनको क्या भी बोलेंगे? NH3 तो हमारा क्या हो गया? इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और Cl जो है वो हमारा क्या हो गया? लाइगेंड्स हो गया, LIGA लाइगेंड, लिगेंड भी बोलते हैं, लाइगेंड्स हो गया। ओके, लिगेंड्स हो गया। तो हम ये कहेंगे कि Cl लिगेंड है, तो लिगेंड क्या होंगे? लिगेंड दोस्तों वो होते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं।
क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। और दूसरी बात कहें तो हमने कहा गया NH3 भी लिगेंड है और Cl दोनों भी लिगेंड है, पर ये लिगेंड में अगर सॉरी दोनों के दोनों क्या है, लिगेंड्स है। बट इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इनको सिंपली एक दोनों को वर्ड क्या कहा जाए, इनका नाम क्या होगा, डोनर एटम भी होता है। अभी दोस्तों अभी यही सिंपल यही पढ़िएगा, उसके बाद भी अगले वाले में बताता हूं कि क्या होंगे ये सारे के सारे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल आयन काफी सारे एनायन से और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से घिरा हुआ रहता है, बाउंडेड रहता है। ओके, इन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हमने कहा जाए, एग्जाम्पल इसमें क्लोरोफिल भी हो सकता है, क्लोरोफिल हो गया, ओके, कोमा ETC करके लिख दो, बहुत सारे एग्जाम्पल, ये भी इसका एग्जाम्पल है। इसके नाम अगर हम कहें तो ट्राइएमाइन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड इसका नाम होगा। दोस्तों अभी हम बात को भी नोमेनक्लेचर बताएंगे, जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब हम और आगे बात करेंगे, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें बेसिक पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक जब तक हमारे पास नहीं पता होता दोस्तों बहुत ही मुश्किल होता है आगे पढ़ पाना। चलिए दोस्तों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डेफिनेशन हो गया। आप देखेंगे दोस्तों हमारा इसमें क्या, अभी हमने इसमें कहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और क्या कह रहे हैं हम इसको, डबल सॉल्ट भी बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलो इनको देख लेते हैं क्या होता है, क्या होते हैं दोस्तों ये डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये दोनों के दोनों अगर कहा जाए तो क्या होता है, इसमें काफी सारे ये किससे बनते हैं, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल molecules in a stoichiometric ratio। सुन लीजिए दोस्तों, क्या होंगे कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, डबल सॉल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो किससे बनते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल मॉलिक्यूल से बनते हैं। जब दो स्टेबल मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएं, दो स्टेबल मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बना, किसमें, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में। अब बात करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या होती है। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो वो होती है नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, लिखेंगे इफ द नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है कि जब किसी कंपाउंड के अंदर एटम्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, इसके अंदर क्या है, फिक्स है। कैल्शियम भी एक होगा, सल्फेट भी एक होगा, मैग्नीशियम एक होगा, क्लोरीन दो होंगे, फिक्स है, इसके ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ऐसे हमने कहा गया कि ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कहलाएगी। ऐसे कंपाउंडों के अंदर अगर क्या होता है, एटमों के नंबर्स फिक्स होते हैं। अगर किसी कंपाउंड के अंदर एटमों के नंबर फिक्स होंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो वो होती है कि इसमें ये फिक्स नहीं होंगे, कभी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब एक ही होता है कि अगर एटम्स के नंबर फिक्स हैं तो वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्या स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। इसका एग्जाम्पल अगर हमने देख लिया जाए तो एग्जाम्पल इसका क्या होता है दोस्तों, एक सिंपल सा एग्जाम्पल इसी के बेसिस पे लिख देता हूँ, KCl.MgCl2.6H2O। ये एग्जाम्पल किसका हो गया, डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम बोल सकते हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। समझ के चलिए, एक एक चीज समझना है, ठीक है। हाँ, कैसे बनते हैं, जब दो या दो ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, ये बनते हैं। ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो का मतलब नंबर ऑफ एटम फिक्स होंगे इसमें। जैसे एग्जांपल इसका ये हो गया, एग्जांपल क्या, ये KCl.MgCl2.6H2O। इसके नाम की बात कहें तो नाम क्या आएगा इसका, पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड
हेक्साहाइड्रेट, हेक्साहाइड्रेट क्या नाम है इसका? पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड। दोनों आयन अगर सेम होंगे तो दोनों पहले मेटल आयन देन नेगेटिव आयन, तो पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट इसका नाम हो जाएगा। एक बात और बता दें दोस्तों, इसमें डबल सोल्ट एक्चुअली क्या होता है? डबल सोल्ट को लिखेंगे तो डबल सोल्ट आयोनाइजेबल होता है। क्या होता है ये? आयोनाइजेबल होता है इन वाटर। अगर हम पानी में इसको घोल दें डबल सोल्ट को तो वो आयनाइज हो जाएगा, अपने स्मॉलर छोटे आयंस में टूट जाता है। ओके, समझ के चलिएगा क्या हो जाता है? वो अपने छोटे एटम आयंस में टूट जाता है। ओके, आयोनाइजेबल इन वाटर। वेयर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात आ जाए, यहाँ पर कंपाउंड लिखा था, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है दोस्तों ये। कॉम्प्लेक्स सोल्ट एक ऐसा सोल्ट होता है जो पानी में क्या होता है? नॉन आयोनाइजेबल होता है। ये पानी में आयोनाइज नहीं होता है इन वाटर, नॉन आयोनाइजेबल इन वाटर। इसे अगर हम पानी में घोलते हैं तो ये पानी में घुलता नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डबल सोल्ट ही आयोनाइजेबल है और कौन सा? कॉम्प्लेक्स सोल्ट आयोनाइजेबल नहीं है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, बिल्कुल क्लियरली है सब कुछ। चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बात करेंगे दोस्तों, वीडियो को रोक के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, क्योंकि काफ़ी समय रुकेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड ही एक और वर्ड आता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी अभी हमने बताया था। देखिए ये फॉर्मूला लिखा CO और NH3 3CL3। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है? देखिए समझ के चलिएगा, बिल्कुल एक एक छोटी चीज़ें हैं, बिल्कुल एक चीज़ें हैं। हमने कहा गया कि जो मेटल एटम और ये न्यूट्रल एटम, ये लिगेंड्स, ये सब जो एक हमने कहा कोई भी मेटल एटम से जितनी भी ये स्पीसीज जुड़ी होती हैं, ठीक है, ये सारी स्पीसीज जो जुड़ी होती हैं तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बना लेती हैं। ध्यान रखना, अगर ये ना हो, ओके, ये सिर्फ यही वाला फॉर्मूला दिया हुआ हो, ओके, एक बात समझ, बिल्कुल समझ गए, सिंपल दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट फॉर्मूला ऑल टूगेदर, इसी सारे फॉर्मूले को एक साथ मिला के ही क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। या फिर लिखेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी constitute a metal atom which is bounded with a ligands and neutral species। इसी हमने कहा गया, देखिए ये कंप्लीट ये पूरा लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या होता है? एक मेटल आयन होता है जो किससे बाउंडेड होता है? सारे की सारी न्यूट्रल स्पीसीज या लाइगेंड से क्या होता है? बाउंडेड होता है। आई होप कि आप लोगों को ये भी छोटी सी डेफिनेशन थी समझ में आ गई होगी। ये पूरा चीज ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? हाँ, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। बात करें, एक और बात आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है दोस्तों? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है कि मींस मेटल एटम्स एंड द ligands or neutral species which is bounded to the metal atoms are enclosed in a square bracket। देखिए सारी की सारी जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे किसके अंदर एनक्लोज हैं? एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज है। और यही हमारा क्या कहलाता है? इन्हीं स्क्वायर ब्रैकेट को हम कंप्लीट, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कंप्लीट फॉर्मूला, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। स्क्वायर मींस अ मेटल एटम इज बाउंडेड विद लाइगेंड्स। ध्यान रखना, छोटी छोटी डेफिनेशन है। लाइगेंड्स एंड न्यूट्रल स्पीसीज आर enclosed in the square bracket which is known as
क्या कहलाता है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। जो स्टूडेंट यही कहते हैं ना कि हमारे समझ में नहीं आता भाई कोऑर्डिनेशन, हम तो नहीं कर पाएंगे, तो दोस्तों ये वीडियो उन्हीं के लिए रहेंगी। अब देखते हैं क्यों नहीं करेंगे, अगर कंटिन्यूसली देखेंगे तो सारी चीज़ें एक चैलेंज करके बोलता हूँ कर लेंगे दोस्तों। ओके चलिए समझ में आया ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लियर हुआ। हाँ, इसके अंदर जो घिरा होता है ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्या कहलाता है, पूरा जिसके अंदर ये पूरी चीज़ें हैं, मेटल एटम और लिगैंड एटम मॉलिक्यूल जो कुछ भी है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर घिरा हुआ रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। समझ में आई ना, चलिए वेरी गुड, समझ में आ जाना चाहिए। अब एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, इसी से रिलेटेड है। माना ये वाला आ गया K4, चलो अगली वाली वीडियो में बताऊंगा, अगले वाले पार्ट में बताता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। दोस्तों जो पहली बार आया है वीडियो को देख रहा है, पहली बार फर्स्ट टाइम जो नया है, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। एटलीस्ट एक थम्स अप देने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की। ओके चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले वाले हिसाब इसकी, अगले कोई पॉइंट की। चलिए अब हमने अभी ये कहा था क्या, अभी हम ये कह रहे थे कि एक और बात देख लेते हैं इसमें, काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या होता है, माना कोई फॉर्मूला दिया हुआ देखिए K4Fe, बड़ा सा लिख देता हूँ, K4FeCN6, ठीक है, समझ में आया ना। यस, हमने कहा गया अभी तो इसके बारे में पढ़ा था, सिर्फ ये क्या हो गया, लाइगेंड्स हो गया, ये सेंट्रल एटम हो गया। अब ये और आता है तो हम लिखेंगे द आयोनाइजेबल पार्ट इज placed outside the coordination entity which is known as क्या होता है, काउंटर आयन। इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। मान लिया, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो बाहर होगा इस स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर जो होता है ये पार्ट क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है। क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है। और आयोनाइजेबल होता है तो इसको हम क्या रखते हैं, ब्रैकेट से बाहर रखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो आयोनाइजेबल होते हैं और उनको हम ब्रैकेट से बाहर रखा जाता है, और जब ब्रैकेट से बाहर रखा जाता है तो इसी चीज को हम क्या बोला जाता है, यही काउंटर आयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, काउंटर आयन कहलाते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, कोई होटल है, होटल के बाहर यहाँ पर कोई काउंटर बना होता है, यहाँ पर बिलिंग विलिंग वगैरह यहाँ पर होती है, यहाँ पर पूरा काम यहाँ चल रहा है सब यहाँ पर, यहाँ पर एक काउंटर बना हो क्योंकि बिलिंग यही हो रही है, तो ये सबसे बाहर होता है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, काउंटर। वही कंपाउंड के बाहर जो भी होगा पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, काउंटर आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, काउंटर आयन बोलेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं दोस्तों, डोनर एटम। अब डोनर एटम क्या होता है, ये एक्चुअली देखा जाए तो लाइगेंड्स होते हैं, लाइगेंड्स ही होते हैं। क्या होते हैं, ये लाइगेंड्स ही होते हैं, जो क्या काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट्स। क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उसका डोनेट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास है, इनके पास माना ऑक्सीजन है, ये हो गया हमारा। चलो दोस्तों H2O ले लिया हमने, ओके, O एक है और H इधर है और एक H इधर है, ठीक है, दोनों सिंगल बॉन्ड बना, 1 2 3 4। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन है तो ये उसको डोनेट कर सकता है, तो हम ये बोलेंगे कि ये क्या कहलाएगा, H2O भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा डोनर एटम हो, ये हमारा क्या हो गया, लिगेंड हो गया। और इसके अंदर डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डोनर एटम। डोनर एटम वही होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कहेंगे तो इसको हम क्या भी बोलते हैं, लुईस बेस भी बोलते हैं।
लुईस बेस, लुईस बेस भी लुईस बेस होता है दोस्तों, ओके ना, लुईस बेस हमने पढ़ा है क्लास 11th में, ये भी पढ़ा होता है लास्ट चैप्टर में, ठीक है, इक्विलिब्रियम में, कि लुईस एसिड और लुईस बेस। तो लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और जो एक्सेप्टर होगा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो हमने कहा गया लिगेंड जुड़े किसके साथ हैं, ये जुड़े किसके साथ है, मेटल एटम के साथ जुड़े हैं, मेटल एटम, सॉरी मेटल एटम के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेटल एटम क्या हो गया, क्या हो गया, ये लुईस एसिड हो गया, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि मेटल एटम पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, और लिगेंड्स पर इलेक्ट्रॉनों की बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ओके। ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, कौन, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो लुईस बेस और डोनर एटम। दूसरी बात, मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो ये दे रहे हैं वही ये लेंगे, तो ये क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाएंगे। क्लियर हुआ ना, समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। चलिए दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करेंगे आगे। चलिए दोस्तों, चलिए इसमें बात करेंगे, अब दोनों एटम को यार आगे करेंगे। तो हमने कहा गया कि क्या, जैसे दे देते हैं मोनोडेंटेट, 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 डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट। चलिए अब मोनोडेंटेट क्या, अभी हमने कहा था इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो क्या करता है, एक किसके साथ, एक डोनर एटम के द्वारा जुड़ा होता है। हमने कहा कि सबसे पहले एक छोटी सी बात और देख लेते हैं इससे पहले, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स, इसके बारे में और देख लेते हैं, उसके बाद वो आसानी से समझ में आ जाएगा। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, एक ऐसा मेटल एटम होता है जिससे सारे के सारे लिगेंड्स जुड़े होते हैं, मीन्स आर दोज मेटल एटम आर दोज टू विच लिगेंड्स एंड न्यूट्रल मोलिक्यूल्स बाउंडेड, अभी मैं कहता हूं यहां पर क्या, FeCN6 और ऊपर ले लिया हमने 3-, ओके, ये एग्जांपल है। तो ये क्या हो गया, ये सब के सब CN6 जो है, FeCN, ओके ना, CN। देखिए अब ये हमने कहा गया कि Fe कैसे, सारे के सारे जुड़े हुए हैं, लिगेंड जिसके साथ जुड़े हुए हैं, जिस एटम के साथ जुड़े होते हैं, वही क्या कहता है, सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। सेंट्रल मेटल एटम पर अगर देखा जाए तो क्या चार्ज होता है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ओके। चलिए बात करते हैं लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स क्या होते हैं दोस्तों, लिगेंड्स एक तरीके की स्पीसीज होती है जो किससे जुड़ी होती है, मेटल आयन से, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स लिगेंड्स आर दोज स्पीसीज विच इज बाउंड टू द किससे, विच इज बाउंड टू द सेंट्रल मेटल एटम से जो जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। लिगेंड्स क्या भी हो सकते हैं, ये स्मॉल भी हो सकते हैं, लिख लो इसमें, दे में भी स्मॉल भी हो सकते हैं, समझ के चलना, लार्ज भी हो सकते हैं, ओके, स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ध्यान रखना भाई, कुछ भी हो सकता है, ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी, मैक्रोमोलिक्यूल्स भी, या फिर न्यूट्रल भी, कैसे भी हो सकते हैं, ओके। लिगेंड्स कैसे भी हो सकते हैं। हमने कहा गया लिगेंड्स के आज फिर एक और बात कर लेते हैं, इसी के बेसिस पर
ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्ट्रक्चर और दीज टाइप्स दे आर ऑफ अगेन 3 टाइप्स। इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन क्या होता है इसमें, मोनोडेंटेड, सेकंड होता है डाइडेंटेड और थर्ड होता है इसमें पॉलीडेंटेड। समझ के चलिएगा। लिगेंड्स वो होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े होते हैं। ये स्मॉल भी होंगे, लार्ज भी हो सकते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज द मोनोडेंटेड, सेकेंड इज द डाइडेंटेड, थर्ड वन इज द पॉलीडेंटेड। क्लियर हुआ? चलो बात करेंगे मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड क्या होते हैं। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को रोक के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि काफ़ी देर तक किया जाए। दोस्तों चलिए, मोनोडेंटेड क्या होता है दोस्तों, ठीक है। मोनोडेंटेड वो होता है कि इन विच लिगेंड्स इज बाउंड टू द मेटल आयन to the metal atom through a single donor atom, जो सिर्फ एक डोनर एटम के द्वारा जुड़ा होता है। कोई भी लिगेंड है, माना कि हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, CO ले लिया, और यहाँ पर ले लिया हमने Cl3, COCl6 ले लेंगे दोस्तों, COCl6 करके ले लिया हमने, कोई कंपाउंड है ये, ओके। तो क्या है इसमें, यही Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर एक ही होगा, समझ के चलिए, Cl क्या है, Cl एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक ही Cl है, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। H2O में भी एक ही करता है, ऑक्सीजन अभी बोला था। तो वही होंगे ऐसे कंपाउंड या ऐसे लिगेंड। हमने कहा जब किसी मेटल एटम से कोई लिगेंड जुड़ा हुआ, किसके द्वारा, सिर्फ सिंगल डोनर एटम के द्वारा जुड़ा होता है, सिर्फ एक ही, इसमें एक ऐसी Cl ही है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड। लिख लेते हैं, देखो एग्जांपल इसमें क्या हो गया, Cl हो गया, H2O हो गया, H2O, ETC ले लिया। चलिए, एक ही तरीके के जुड़े हुए हैं, ओके। NH3 भी हो सकता है, चलिए NH3 भी हो सकता है क्योंकि N उसमें डोनेटिंग है। डाइडेंटेड क्या होगा, जिसमें मैं डायरेक्ट शॉर्ट लिख देता हूं, थ्रू टू डोनर एटम, जो 2 डोनर एटम के द्वारा जुड़ा होता है। एग्जांपल इसमें अगर कहें तो क्या होता है, इसमें NH2 CH2 एंड CH2 NH2, ओके। H2N कर लो, H2N कर लो, अच्छा रहता है दोस्तों, ओके। तो हम कहेंगे ये कंपाउंड क्या नाम हो गया, इथाइलिन डायमाइन, क्या नाम हो गया इसका, इथाइलिन डायमाइन है इसका नाम, H2N CH2 CH2 NH2। तो इसमें एक तो देखिए N ये वाला डोनर एटम है और एक ये डोनर एटम है, 2 इसके अंदर डोनर एटम्स हो गए, क्योंकि N इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, क्योंकि N के पास ऑलरेडी 1 लोन पेयर होता है। देखो 2, एक इधर 3 और 2 बच गए, क्यों, क्योंकि देखेंगे N का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 5 होगा ना, 5। तो N पर कितने, 7 होता है, तो 2 और 5 इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, तो 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ। H2 है तो एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया, और ये वाला दूसरा C वाला है तो एक C हमारा यहाँ जुड़ गया। तो कितने बचे इसके पास, एक पेयर बच गया, तो एक पेयर डोनेट कर सकता है। उसी तरीके ये भी एक पेयर डोनेट कर सकता है। तो कहेंगे कि इस कंपाउंड के पास, इथाइलिन डायमाइन के पास 2 डोनर एटम है, जिस वजह से इसको क्या कहा गया, डाइडेंटेड कहा गया, ओके। चलिए दोस्तों, पॉलीडेंटेड क्या होता है, जिसमें थ्रू सेवरल डोनर एटम, जो किससे जुड़ा था, काफी सारे डोनर एटम से जुड़ा होता है। इसके लिए एग्जाम्पल क्या आता है दोस्तों, EDTA। अब कहेंगे भाई EDTA है क्या, EDTA का पूरा नाम होता है इथाइलिन डायअमाइन टेट्राएसीटेट, टेट्रा एसीटेट। फॉर्मूला दोस्तों देखेंगे इसमें कैसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका। इथाइलिन डायमाइन, पहले तो भी डायमाइन वाला ये था, चलिए
CH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH, और ये भी इधर आ गया NH। ओके, NH2 था तो यहाँ पर सिंपल N रह जाएगा दोस्तों। क्यों? NH2 होता है ना, H यहाँ मान लिया, एक H यहाँ मान लिया, एक H यहाँ मान लिया, एक H यहाँ मान लिया, ये होता है इथाइलिन डायमाइन। और टेट्रा एसीटेट भी बोला गया है। एसीटेट आयन का मतलब होता है CH3COO माइनस। टेट्रा एसीटेट, एसीटेट कितने हैं? टेट्रा मीन्स 4 हैं, तो ये हाइड्रोजन हट के यहाँ पर लग गया CH3COO माइनस, इस पे भी हो गया CH3COO माइनस, इसको भी हट गया तो क्या हो गया, क्या हो गया इसमें COO एंड देन CH3, ये कर सकते हैं क्या, CH3 और COO माइनस। ओके, CH3COO माइनस, और ये होगा O माइनस OOCCH3, इसको हट के ये वाला बन गया दोस्तों। तो ये नाम हो गया, इसका नाम क्या होगा, EDTA। क्या है ये दोस्तों? EDTA है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। देखेंगे डोनर एटम कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देखिए, ऑक्सीजन भी है, ये ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी। कितने हो गए? 1 2 3 टोटल हमारे कितने डोनर एटम है इसके अंदर? 6 डोनर एटम है। तो यानी कि ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी और ये भी। तो दोस्तों इस तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीडेंटेट, क्योंकि इनके पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी है। तो क्या कहलाएंगे? ये लुईस बेस भी कहलाएंगे। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतनी ही थी। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों बने रहेगा हमारे साथ, अब हम डेली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम बिल्कुल नीचे वाले जिसको कुछ नहीं आता, जीरो से हीरो बनाने में हम आपको पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों देखते रहिएगा डेली वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, और जो प्लीज़ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।